स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीता है? सही आंसर है, शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिताब जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम के कैप्टन अर्जुन देशवाल थे। उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 57-43 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुलामी की मानसिकता को मिटाते हुए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने पूर्वी कमान मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम से बदलकर विजयदुर्ग रख दिया है। कोलकाता में स्थित भारतीय पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम था, जिसका नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया। इसका निर्णय कब लिया गया था? तो इसका निर्णय दिसंबर 2024 के मध्य में निर्णय लिया गया था कि अब इसका नाम बदल दिया जाना चाहिए। इसका नाम बदलने का क्या उद्देश्य था? तो ये पहले ही मैंने बता दिया है कि इसका नाम बदलने का उद्देश्य गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालना है और भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास का पराक्रम अपनाना है। फोर्ट विलियम के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानेंगे तो इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 से 1706 में करवाया था। ये ब्रिटिश प्रशासन का एक प्रमुख सैन्य अड्डा था और बंगाल में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इसी फोर्ट विलियम पर नियंत्रण को लेकर पहले प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ और इन दोनों ही युद्धों में अंग्रेजों की विजय ने देश में अंग्रेजी शासन को बहुत बड़ा विस्तार दे दिया। अगला क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2025 बनने वाली पहली अश्वेत महिला तेशेको गेले का संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मिसेज वर्ल्ड 2025 बनने वाली पहली अश्वेत महिला साउथ अफ्रीका से आती हैं। दक्षिण अफ्रीका की तेशेगेलो ये इनकी तस्वीर है, जिन्होंने 30 जनवरी 2025 को आयोजित 40वीं मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। ये खिताब पाने वाली ये पहली अश्वेत महिला हैं। चलिए मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे। तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और पहली विजेता रोसी सेनानायके थी, जिनका संबंध श्रीलंका से था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अमेरिका का भारी दबाव होने के कारण पनामा BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया है। पनामा के राष्ट्रपति जोसे राउल पुनिमो ने आधिकारिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पनामा का निकलना अमेरिका के दबाव के कारण हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर पर चीन के कब्जे को लेकर चिंता जताई थी और अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन पनामा नहर पर कब्जा कर ले। इसी दबाव के कारण पनामा ने BRI से बाहर होने का निर्णय ले लिया है। पनामा के बारे में जानेंगे तो यहाँ की राजधानी पनामा सिटी है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर और पनामीनिया बाल्बोआ है। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है और राष्ट्रपति, जो मैंने पहले ही बता दिया था, जोसे राउल मोलिनो है और यहाँ का महत्वपूर्ण जलमार्ग पनामा नहर है और ये किस महाद्वीप में आता है? तो ये उत्तरी अमेरिका में आता है। पनामा नहर के बारे में जानेंगे तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये इसका निर्माण 1914 में हुआ था। इसका निर्माण अमेरिका ने करवाया था। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर और मील में 51 मील है। इसका महत्व क्या है? तो पनामा नहर का महत्व है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। पनामा नहर के निर्माण के बाद अमेरिका ने 31 दिसंबर 1999 को पनामा नहर पनामा को सौंप दी थी। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसरो ने फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण IIT हैदराबाद में लॉन्च किया है। फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे तो इसे इसरो ने विकसित किया है और IIT हैदराबाद में इसका नवीनतम संस्करण को लॉन्च किया है। फीस्ट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। इसे IIT हैदराबाद में 8वें राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर या फीस्ट उपयोगकर्ता सम्मेलन में लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और इसरो का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, जो रॉकेट उपग्रहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फीस्ट 2025 रचनात्मक विश्लेषण के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर है। यह अंतरिक्ष यान, रॉकेट और अन्य जटिल संरचनाओं की डिजाइन और मजबूती को जानने में मदद करता है। इसरो द्वारा विकसित यह स्वदेशी सॉफ्टवेयर है। इसरो के बारे में जानेंगे तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी।
इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए फिक्की ने किसके साथ साझेदारी की? सही आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए फिक्की ने एक्सपो सिटी दुबई के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ावा देना है तथा ये साझेदारी अक्टूबर 2025 में होने वाले एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन मेयर्स फोरम के लिए की गई है। इसमें भारत की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना ही इस साझेदारी का लक्ष्य है। एक्सपो सिटी दुबई का क्या महत्व है? तो एक्सपो सिटी दुबई एक स्थायी स्मार्ट शहर है जिसे दुबई एक्सपो 2020 के बाद विकसित किया गया है। यह वैश्विक नवाचार और व्यापार सहयोग का एक केंद्र है। एपीसीएस और मेयर फोरम्स के बारे में जानते हैं जिसके लिए साझेदारी की गई है। एपीसीएस यानी एशिया पैसिफिक सिटीज समिट एशिया प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने का एक मंच है। मेयर्स फोरम विभिन्न देशों के मेयर्स और शहरी नीति निर्माता इसमें भाग लेते हैं। इस साझेदारी से भारत को क्या लाभ है? तो इससे शहरी बुनियादी ढांचों और स्मार्ट सिटी परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है, नए निवेश और व्यापार के अवसर खुलते हैं। भारत की स्मार्ट सिटी और शहरी विकास नीतियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक अवसर मिलता है। चलिए फिक्की के बारे में जानते हैं। तो फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसकी स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास ने की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य भारत में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, आईआईसीए ने डीकार्बोनाइजेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आईआईसी ने डीकार्बोनाइजेशन क्षमता बढ़ाने के लिए सीएमएआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। इस समझौते का उद्देश्य है भारत कार्बन बाजारों को मजबूत करना और डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को आगे बढ़ाना। ये समारोह 4 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। यह घोषणा वैश्विक और भारतीय कार्बन बाजारों पर आईआईसीए और सीएमएआई मास्टर क्लास के उद्घाटन दिवस पर की गई थी। आईआईसीए के बारे में जानते हैं। तो इसका पूरा नाम है भारतीय कॉर्पोरेट मामले का संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका कार्य है भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन, कॉर्पोरेट कानून और स्थिरता से जुड़े विषयों पर शोध और प्रशिक्षण प्रदान करना। आईआईसीए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीएमएआई के बारे में जानते हैं। तो इसका पूरा नाम है कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी भूमिका भारत में कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट्स और ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत को नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, जीएसएमए बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जीएसएमए बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल विट्ठल को नियुक्त किया गया है। एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल को जीएसएमए ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल को जीएसएमए यानी ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीएसएमए के पूर्व अध्यक्ष ऑरेंज ग्रुप के सीईओ क्रिस्टल हेमस थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जीएसएमए का कार्य यह वैश्विक मोबाइल उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर में मोबाइल ऑपरेटरों के लिए मानक नीति और नवाचार विकसित करता है। गोपाल विट्ठल की नियुक्ति भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जिससे 5G, डिजिटल कनेक्टिविटी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। जीएसएमए के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इसका कार्य मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों और अन्य संबंधित कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। जीएसएमए द्वारा आयोजित मुख्य इवेंट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल टेक्नोलॉजी इवेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि 31 दिसंबर 2024 तक 2000 मूल्य के कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं? तो सही आंसर है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक 2000 के 98.12% नोट वापस आ गए हैं। 2000 के नोट की वापसी के आंकड़े को जानते हैं। 19 मई 2030 तक 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोटों का प्रचलन था।
जो 31 दिसंबर 2024 तक 6,691 करोड़ रुपए बचे हैं। सिस्टम में वापस आने वाले नोट 3.49 लाख करोड़ रुपए हैं, जो 98.12% है, और अब तक 1.88% नोट वापस नहीं आए हैं, जिनका कुल मूल्य 6,691 करोड़ है। आरबीआई ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। वर्तमान स्थिति में यह है कि कुल 6,691 करोड़ रुपए के नोट अभी भी बाजार में उपलब्ध है। आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं और प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई अधिनियम 1935 के तहत पारित हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई के पास 2 रुपए से ऊपर सभी नोटों को जारी करने का अधिकार है। केवल 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओवरसीज बैंक किस वैश्विक पहल के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल हुआ? सही आंसर है, हाल ही में ओवरसीज बैंक पीसीएएफ के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल हुआ है। पीसीएएफ का फुल फॉर्म पार्टनरशिप ऑफ कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स है। पीसीएएफ एक वैश्विक पहल है जो वित्तीय संस्थानों को उनके वित्तीय पोर्टफोलियो से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की माप और रिपोर्टिंग करने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य टिकाऊ वित्त को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करना है। दुनिया भर में 400 प्लस बैंक वित्तीय संस्थान में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्यमियों के लिए स्टार्टअप चालू खाता किसने शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उद्यमियों के लिए स्टार्टअप चालू खाता साउथ इंडियन बैंक ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन सा एयरपोर्ट शामिल हुआ? सही आंसर है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में जीएमआर एयरपोर्ट शामिल हुआ है। जीएमआर एयरपोर्ट्स और यूएनजीसी पहल जीएमआर एयरपोर्ट्स ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सदस्यता ली है ताकि वह अपने पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक लक्ष्यों को मजबूती से पूरा कर सके। यूएनजीसी के बारे में जानते हैं तो इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट है। इसकी स्थापना जुलाई 2000 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनियों को मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यूएनजीसी के बारे में जानेंगे तो यूएनजीसी 160 देशों की 1800 कंपनियों और संस्थानों का हिस्सा है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। जीएमआर एयरपोर्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे तो जीएमआर समूह का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख एयरपोर्ट दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, भुवनेश्वर और विदेशों में कई हवाई अड्डों का संचालन है। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट में से एक हैं। जीएमआर की वैश्विक भागीदारी में एशिया, यूरोप, अफ्रीका में कई हवाई अड्डों का संचालन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी हरियाणा में स्थापित की गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में ये स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर राजेश गोखले, जो महानिदेशक है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के अनुसंधान को बढ़ावा देना है, टीकों और उपचार के लिए विकास में सहायता करना है। फेरेट रिसर्च फैसिलिटी के महत्व के बारे में जानेंगे तो इसका महत्व है, फेरेट एक स्तनपायी प्रजाति है जिसका श्वसन तंत्र मानव के समान होता है। इसका उपयोग इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, इन्फ्लुएन फ्लू और अन्य वायरल संक्रमणों के अध्ययन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है, महिला जननांग विकृति और शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है, गति बढ़ाएं, एफजीएम को समाप्त करने, गठबंधन को मजबूत करना और आंदोलनों का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिद्धिमान साहा। यह रिद्धिमान साहा की तस्वीर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो चलिए चलते हैं 7 फरवरी के इतिहास की ओर। 1497 में प्रसिद्ध नाविक वास्को दी गामा ने दक्षिण अफ्रीका के तट पर मिसेल बे की खोज की। 1788 में अमेरिका का राज्य मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका का छठा राज्य बना। 1992 में ऑस्ट्रिया और प्राइशिया ने फ्रांस के खिलाफ सैन्य संगठन किया। 1962 में अमेरिका ने क्यूबा पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाया। 1984 में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ। 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए मास्ट्रिक्ट संधि का हस्ताक्षर हुए। 2009 में ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक सैटरेड बुश फायर जिसमें 173 लोगों की मौत हो गई। 2009 में भारत सरकार और नासा ने चंद्रयान-1 मिशन को लेकर समझौता किया। 2016 में उत्तर कोरिया ने एक लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया जिससे वैश्विक तनाव बढ़ गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।